पर अपनी बात रखेंगे क्योंकि आप सब के पास भी समय की थोड़ी कमी होगी और एक तरफा जब बात होती है तो उसकी भी अपनी सीमा होती है। हमारे यहाँ कहा जाता है कम्युनिकेशन के लिए जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वह संप्रेषण। सम का अर्थ क्या होता है, कोई बताए? सम माने बराबर। जब सेंडिंग और रिसीविंग, जब प्रेषक, जब मैं सेंडर हूं, मैं भेज रहा हूं कुछ, आप रिसीव कर रहे हैं, आकाशवाणी के यहाँ पर निदेशक बैठे हैं, और जब रिसीवर भी सेंड करता है, और वो कैसे करता है, किस फॉर्म में सेंड करता है? एक्सेलेंट। किसने कहा फीडबैक? वेरी गुड। फीडबैक के माध्यम से जब वो चीज सेंटर तक पहुंचता है कि आप जो ये कह रहे थे उसका अर्थ हमने इस तरह से लिया है, और सेंडर को ये जब लग जाता है कि हाँ जो मैं कह रहा था वही चीज रिसीवर तक पहुंचा है, तो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। कम्युनिकेशन पूर्णता को प्रदान करता है। हमारे देश में आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन आज भी हमारे जो राजनेता हैं, हमारे आज के भी जो जितनी सरकार की जितनी योजनाएं हैं लोगों तक नहीं पहुंच रही है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई है? एनीवन ऑफ यू? एक और कोई नाम सुना है? और कोई सुना है? कुछ लोगों ने नाम सुना है, एक आध लोगों ने शायद पढ़ा है, और आप सबके सब युवा हैं। अब इमेजिन करिए कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज, जो पटना विश्वविद्यालय का एक प्रमुख संस्थान है, पटना विश्वविद्यालय अपने आप में दुनिया का एक बहुत महान संस्थान है। आप अगर उसका इतिहास देखेंगे तो पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज, कल सर से मेरी चर्चा हो रही थी प्रोफेसर ध्रुव जी से, तो पटना कॉलेज आज पटना विश्वविद्यालय के अंदर है, लेकिन कभी कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर हुआ करता था, और भारतवर्ष के बड़े से बड़े विद्वान आचार्य यहाँ आकर अध्ययन करके गए। अभी भी बहुत सारे नाम हैं जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़े रहे हैं। तो अब यकीन करिए कि आप उस महान संस्थान के विद्यार्थी हैं, आपको राष्ट्रीय युवा नीति का ज्ञान नहीं है। इसका एकमात्र कारण है, आप फिर से सुनिए, एकमात्र कारण है कि न तो भारत सरकार इसके लिए सचेष्ट है, न हमारी युवा पीढ़ी इसके लिए जागरूक है। और हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आपको पता है एक आकाशवाणी केंद्र चलाने के लिए डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, लाखों रुपए, बल्कि करोड़ों, हम कहें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आज हमारे देश में जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो कितने आकाशवाणी केंद्र थे? कुछ आइडिया है? कोई आइडिया? ये तो इतिहास का है, लेकिन आप सबों को थोड़े विद्यार्थी हैं, क्योंकि शिक्षा के विद्यार्थी, आपको पता होना चाहिए। मात्र 9 आकाशवाणी केंद्र थे। 1947 में देश विभाजित हुआ, 3 आकाशवाणी केंद्र पाकिस्तान को गया और 6 आकाशवाणी केंद्र भारत को मिला। मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन कौन केंद्र मिले, अगर आपकी रुचि होगी तो आप उसे पढ़िएगा, जानने की कोशिश करिएगा। हमारी यात्रा 6 आकाशवाणी केंद्र से शुरू हुई और आज 300 प्लस स्टेशन हमारे देश में हैं। हम क्लेम करते हैं, मिनिस्टर ऑफ आईएनवी की वेबसाइट पर जाएंगे तो हम क्लेम करते हैं कि हम भारत के 99.9% जनसंख्या को आच्छादित करते हैं। करते तो जरूर हैं, लेकिन सूचना कितने लोगों को दे पा रहे हैं? आज भी अगर बिहार के गांव में आप जाइए तो उन्हें, हमारी माताओं को, हमारी बेटियों को, हमारे किसानों को, हमारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं है कि भारत सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाई है और क्या क्या इंप्लीमेंट करने जा रही है, जबकि इन सारी योजनाओं की चर्चा आकाशवाणी के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से लगातार हो रहा है। और इतना ही नहीं, जो हमारे प्रिंट मीडिया है, जो हमारे अखबार हैं, जो हमारे दैनिक पत्र पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं हैं, पाक्षिक पत्रिकाएं हैं, वहां भी इन सबों की चर्चा होती है। आखिर कारण क्या है कि लोगों तक सूचना नहीं पहुंच रही है? आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज हमारा देश सफलता के उस शिखर पे नहीं पहुंच पा रहा है जहां उसे पहुंचना चाहिए। आप सबों को ज्ञात है कि हमारा देश हजारों वर्षों की संस्कृतियों वाला देश है। ये 1400 में खोजा हुआ भारत नहीं है। अगर 1400 में भारत की खोज हुई तो हमारे चरक ने जो संहिता की रचना की, हमारे जो वेद लिखे गए, हमारी जो ऋचाएं लिखी गई, जिसकी रचना गार्गी, मैत्री, पुष्पा और न जाने कितनी बेटियों ने किया, वो सब कौन थे? वो किस भारत की बात थी? वो किस भूभाग की चर्चा हो रही थी? वो अखंड भारत, वो व्याख्यायित भारत, वो दिव्य भारत, कभी दुनिया का सिरमौर भारत था। लेकिन इतिहास के नहीं लिखे जाने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब श्रुति परंपरा के वाहक रहे हैं। श्रुति परंपरा, आचार्य शिष्य को मंत्रों की शिक्षा देते थे और शिष्य उसको अपनी कक्षाओं में आचार्य के साथ बोलते थे और फिर अपने से दूसरी पीढ़ी को जाता है। लिखना हुआ नहीं,
और बहुत दिनों तक आप सभी इसका इतिहास भी पढ़े होंगे शायद, कम्युनिकेशन का थोड़ा समझ चुके विद्यार्थियों कम्युनिकेशन का, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि जो लिखने की बात आई, पहले श्रुति परंपरा से हम लिखने की ओर आए और फिर लिखने में भी सबसे पहले हम हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे, आप गूगल करिए या कहीं देखेंगे तो लोग कहते हैं कि लिखने की परंपरा चीन में शुरू हुई। ये तथाकथित मूर्ख व्यक्ति ऐसा कहते हैं। मैं तो बार बार कहता हूं कि चीन या यूरोपीय देश उस समय जंगलों में रहते थे, जो बाद में मुझे जंगली कहते हैं, भारतीयों को जंगली कहते हैं, सपेरों का देश कहते हैं जिस भारतवासियों को, वो खुद जंगली थे। और खुद आप सभी जानते हैं अंग्रेजी भाषा का इतिहास कितने लोगों ने पढ़ा है? किसने पढ़ा है अंग्रेजी भाषा का इतिहास? एक छात्र, बाकी छात्र एक ने पढ़ा है। बताइए अंग्रेजी भाषा के बारे में कुछ बताइए, किसकी भाषा थी अंग्रेजी भाषा? अंग्रेजी भाषा मूल रूप से ये उत्पन्न नहीं, बल्कि ये चोरी से या दूसरे लैंग्वेज से लिए गए उधार के वर्ड। जी आप बताएं। ये कोई लैंग्वेज नहीं था, ये अलग लैंग्वेज से कुछ वर्ड्स लिए गए, और जब इन्वेट्स हुआ करते थे एंग्लो सैक्सन और जूट्स में, तो वे लोग दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे का लैंग्वेज मिला दिया करते थे। एक्चुअली ये सभी भाषाओं का मिला हुआ था, इसीलिए सभी लोग उसे कुछ ना कुछ समझ रहे थे। बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई जी? वेरी गुड, ये बहुत करीब है उस प्रश्न के उत्तर के। आप अंग्रेजी साहित्य का इतिहास पढ़िए, अंग्रेजी मूलतः चरवाहों की भाषा थी। आप देखिए उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इन्होंने कहा ट्राइब, और वो ट्राइब कोई और नहीं, चरवाहे हुआ करते थे। सेफर्ड का लैंग्वेज था। बाद में बोलने में चूंकि सहज है, हिंदी में 56 लेटर्स हैं, आप सभी जानते हैं, स्वर व्यंजन मिलाकर, लेकिन इसमें 26 है मात्र, लेटर्स कम है, शब्द बनाना आसान है। और ये इतने चालाक थे कि जहां जहां ये गए वहां की चीजों को उन्होंने आत्मसात कर दिया। हमारी तरह वो कठोर नहीं रहे। आप जानते हैं कि जो धातु कठोर होता है वो टूट जाता है, जो सॉफ्ट होता है वो बेंड हो जाता है। आज हमारे देश की जो भाषा है, जो संस्कृत, जिसे हम दुनिया में बड़े गर्व से कहते हैं कि दुनिया की भाषाओं की जननी है, देव भाषा कहते हैं ना संस्कृत को। संस्कृत में क्या हुआ, हमने फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश नहीं की। हमारे जो शब्द थे हम बस उसी से स्ट्रिक्ट हो गए। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए इंटरेस्टिंग क्या है कि संस्कृत कितना फ्लेक्स। दूसरी अगर दृष्टि से देखें तो अंग्रेजी में आप राम ईट्स मैंगो ही कहेंगे, आप मैंगो ईट्स राम नहीं कह सकते हैं, या ईट्स राम मैंगो नहीं कह सकते हैं। लेकिन संस्कृत की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मैं दूसरे तरीके से भी आपको कहूंगा, संस्कृत की फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आप कह दें राम आम्रम खादती या खादती राम आम्रम, दोनों स्थिति में सही है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होने के बाद भी आखिर संस्कृत में क्या कारण, हमने क्या उत्पन्न कर लिया कि संस्कृत व्यापकता को प्राप्त नहीं हुआ? आज भारत जैसे देश में भी संस्कृत किसी, आप मुश्किल से 1 या 2 गांव भी ऐसे बचे हैं, भारत में अभी भी 1 या 2 गांव हैं जहां मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं, उसे ढूंढ लीजिए, वहां आज भी लोग संस्कृत में बात करते हैं।